मैं साजन सर आप सभी को एरोमेटिक क्लासेज में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में लगे होंगे। मैंने आप लोगों को इससे पिछले वीडियो में प्रीपोजिशंस के बारे में आप लोगों को बताया था। प्रीपोजिशंस का मैंने 4 वीडियो अभी तक यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। अगर आप लोग कोई भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उन सभी वीडियो को देखें जो मैंने प्रीपोजिशंस के बारे में बताया है। तो पहले जाकर आप लोग पहले वाले प्रीपोजिशन वर्ड्स को पढ़िए, समझिए और यूज़ कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना यूज़ करेंगे उतना आपको इंग्लिश बोलने में हेल्प होगी। और एक ऐसा समय आएगा कि आपको बोलने में हिचकिचाहट नहीं होगी। तो उसे पहले जाकर पहले पूरी तरह से देखें, याद करें और यूज करें। आज मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन से ही पार्ट 5 जारी कर रहा हूं। तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक और बात है, जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। तो मेहनत कीजिए। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे को खोल देती है। तो मेहनत कीजिए। तो आज का प्रीपोजिशन वर्ड है अलार्म एट। अलार्म एट का मीनिंग क्या होता है? चौंक उठना। तो अलार्म के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज हुआ यहाँ पे? तो एट यूज हुआ। याद रखेंगे, अलार्म के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है? तो एट यूज होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग आप लोग क्या निकालेंगे? चौंक उठना। चौंक उठना कहने का मतलब अचानक चौंक उठना। अचानक कोई भी बात आ जाता है या कुछ देखने के लिए मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं? चौंक उठते हैं। एग्जाम्पल है, वी वेयर अलार्म एट द साइट ऑफ ए लायन। वी वेयर अलार्म्ड एट द साइट ऑफ ए लायन। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोग एक शेर को दृश्य को देखकर क्या किए? चौंक उठे थे। यानी कि एक शेर का दृश्य देखे, यानी चाहे वह इमेज में हो चाहे रियल में हो, जैसे ही देखे हम लोग क्या किए? चौंक उठे थे। तो इसका हिंदी हो गया वी वेयर अलार्म एट द साइट ऑफ ए लायन का कि हम लोग एक शेर के दृश्य को, पिक्चर को देखकर क्या किए? चौंक उठे थे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनें, क्योंकि जब ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे तो ज़रूर है कि आपको समझ में आ ही जाएगी। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही वॉज अलार्म्ड एट द साइट ऑफ ए टाइगर। ही वॉज अलार्म्ड एट द साइट ऑफ ए टाइगर, यानी कि वह एक बाघ के दृश्य को देखकर चौंक उठा था। वह बाघ के दृश्य को देखकर चौंक उठा था। तो इसे यूज कीजिए। हम आप लोगों को 2 एग्जाम्पल बता देते हैं, तो आप लोग क्या करें? 5, 10 जितना आपसे हो सके उतना क्या करें? सेंटेंस आप लोग खुद से बनाएं। जैसे आप खुद से बनाना सीखेंगे उस दिन आपको इंग्लिश बोलने में कठिनाई नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग यूज़ करेंगे। तो अलार्म के साथ क्या लगेगा? एट लगेगा। याद रखेंगे, अलार्म एट का मतलब क्या होता है? चौंक उठना। क्लियर है? नेक्स्ट है अपोलॉजीज टू। अपोलॉजीज टू का मीनिंग क्या होता है? क्षमा मांगना, यानी कि माफ़ी मांगना। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या करते हैं? क्षमा मांगते हैं, यानी कि माफ़ी मांगते हैं। तो अपोलॉजीज टू का मीनिंग क्या होता है? क्षमा मांगना या माफ़ी मांगना। इसे सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे, आप कैसे स्पीक करेंगे, कैसे बोलेंगे? तो आपका एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ही अपोलॉजीज टू मी। ही अपोलॉजीज टू मी।
इसका हिंदी हुआ इतना का, उसने मुझसे माफ़ी मांगा या क्षमा मांगा फॉर हीज र्यूड बिहेवियर, फॉर हीज र्यूड बिहेवियर, यानी कि एकदम रूडली व्यवहार कर रहा है। इसका पूरा का हिंदी, पूरा इस सेंटेंस का पूरा हिंदी मीनिंग हो गया कि उसने मुझसे रूड बिहेवियर यानी व्यवहार के लिए क्षमा मांगा। क्लियर है। नेक्स्ट है यू अपोलोजीज टू हर फॉर योर बैड बिहेवियर, यू अपोलोजीज टू हर फॉर योर बैड बिहेवियर। इसका मीनिंग होता है तुमने अपने बुरे व्यवहारों के लिए उससे क्षमा मांगा, तुमने अपने बुरे व्यवहारों के लिए उससे क्षमा मांगा। अब ये ज़रूरी नहीं कि यही हम बोल सकते हैं, आप यूज करें। जैसे कहें कि मैंने अपनी गलतियों के लिए क्या क्षमा मांगा, तो मैंने अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगा का सेंटेंस हो जाएगा आई अपोलोजीज टू फॉर माई मिस्टेक। क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है अपील टू। अपील के साथ क्या लगेगा, तो टू लगता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, प्रार्थना करना। तो अपील के साथ याद रखेंगे टू लगता है, इसका मीनिंग क्या निकलता है, प्रार्थना करना। इसका एग्जाम्पल है ही अपील्ड टू द जज, ही अपील्ड टू द जज, जज यानी कि न्यायाधीश। तो ही अपील्ड टू द जज फॉर मर्सी, मर्सी का मतलब होता है दया, यानी कि वह जज से क्या किया, दया के लिए क्या किया, प्रार्थना किया। यानी कि उसने जज से दया के लिए प्रार्थना किया कि हमें छोड़ दे। तो याद रखें अपील के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। तो इसका हिंदी मीनिंग आप लोग क्या निकालेंगे, प्रार्थना करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बताया जा रहा है, इसे नज़रअंदाज नहीं करें, नेगलेक्ट नहीं करें, इसे अच्छे ढंग से सुने, लिखे, पढ़े, याद करें, तभी आप लोगों को इंग्लिश बोलने आ जाएगा, इंग्लिश समझने भी आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिड यू अपील टू द जज फॉर मर्सी, डिड यू अपील टू द जज फॉर मर्सी। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि क्या तुमने जज से दया के लिए प्रार्थना किया, क्या तुमने जज से दया के लिए प्रार्थना किया। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है अप्लाई टू। अप्लाई के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, तो टू यूज हो रहा है। याद रखेंगे अप्लाई के साथ हमेशा आप टू प्रीपोजिशन यूज करेंगे। एग्जाम्पल है ही अप्लाइड टू द हेड मास्टर फॉर लीव, ही अप्लाइड टू द हेड मास्टर फॉर लीव। लीव का मतलब होता है छुट्टी, फॉर लीव का मतलब क्या, छुट्टी के लिए। यानी इसका पूरा सेंटेंस का हिंदी हो गया उसने छुट्टी के लिए हेड मास्टर को क्या किया, प्रार्थना पत्र दिया। उसने छुट्टी के लिए हेड मास्टर को प्रार्थना पत्र दिया। क्लियर है। अब ज़रूरी नहीं है कि यही सेंटेंस आप बोल सकते हैं, आप जिसको आप प्रार्थना पत्र देंगे आप उस वहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर क्या है कि हेड मास्टर को दिया गया है प्रार्थना पत्र, तो हमने यहाँ पर कौन से वर्ड यूज़ किए, हेड मास्टर यूज़ किए। अगर आपको देना होगा टीचर को तो आप टीचर यूज़ करेंगे, प्रोफेसर को तो प्रोफेसर यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल हो तो प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल है आई अप्लाई टू द हेड मास्टर फॉर लीव, यानी कि मैंने छुट्टी के लिए हेड मास्टर से क्या किया, हेड मास्टर को क्या किए, प्रधानाध्यापक को क्या किए, प्रार्थना पत्र दिया। यानी मैंने प्रधानाध्यापक को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र दिया। क्लियर है। बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा क्लास बहुत ही बढ़िया लग रहा होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि मिल रहा भी होगा। नेक्स्ट है अप्रूव ऑफ। अब आती है अप्रूव जो वर्ड है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज हो रहा है, तो ऑफ प्रीपोजिशन यूज हो रहा है। याद रखेंगे हमेशा अगर सेंटेंस आप देखेंगे कहीं पे तो देखेंगे कि अप्रूव है तो उसके साथ ज़रूर ऑफ यूज हुआ होगा। इसलिए अप्रूव के साथ हमेशा कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, तो ऑफ यूज होता है। यानी ये ऑफ क्या है, तो प्रीपोजिशन वर्ड है। तो अप्रूव ऑफ का मीनिंग क्या निकलता है, पसंद करना। क्या निकलता है, पसंद करना। याद रखेंगे अप्रूव के साथ ऑफ लगता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, पसंद करना, यानी कि लाइक करना। एग्जाम्पल है इसका
शी डज नॉट अप्रूव ऑफ योर एक्शन, शी डज नॉट अप्रूव ऑफ योर एक्शन। हिंदी मीनिंग हुआ कि वह तुम्हारे एक्शन को पसंद नहीं करती है, यानी कि आपका जो क्रियाकलाप है उसको वह पसंद नहीं कर रही है, नहीं करती है। क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई डू नॉट अप्रूव ऑफ योर बिहेवियर, आई डू नॉट अप्रूव ऑफ योर बिहेवियर। इसका हिंदी मीनिंग है कि मैं आपके व्यवहार को पसंद नहीं करता हूँ। आपने उसके साथ क्या किए, गलत बिहेव किए होंगे, तो उस समय क्या करेंगे कि मैं आपके व्यवहार को पसंद नहीं करता हूँ। तो आप क्या यूज़ करेंगे एक अच्छे खासे वर्ड में। ऐसे हम लोग क्या जानते हैं, लाइक मतलब क्या होता है, पसंद करना होता है, लेकिन लाइक हर कोई यूज़ कर रहा है। अप्रूव ऑफ यूज़ करेंगे, यानी कि मैं आपके बिहेवियर को पसंद नहीं करता हूँ, आपका जो बिहेवियर है वह गलत है। तो उस समय आप इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे स्पीक करेंगे, आई डू नॉट अप्रूव ऑफ योर बिहेवियर, यानी कि मैं आपके व्यवहार को पसंद नहीं करता हूँ। क्लियर है। नेक्स्ट है एप्टीट्यूड फॉर। अब आता है एप्टीट्यूड के साथ क्या लगता है, तो फॉर लगता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, के लिए रुचि। जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, के लिए रुचि। रुचि मतलब इच्छा। एप्टीट्यूड फॉर का मीनिंग होता है के लिए रुचि। अब याद रखेंगे एप्टीट्यूड के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, तो फॉर यूज किया जाएगा। हमेशा याद रखेंगे। इसको इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे स्पीक करेंगे, कैसे बोलेंगे। एग्जाम्पल है आई हैव नो एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक, आई हैव नो एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक, यानी कि मेरे पास संगीत के लिए यानी म्यूजिक के लिए रुचि नहीं है, यानी कि मेरे पास म्यूजिक के लिए यानी संगीत के लिए रुचि नहीं है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि म्यूजिक के लिए यूज किए तो म्यूजिक, आपको जिसमें रुचि नहीं है वो वर्ड आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इससे बेहतर तरीका इंग्लिश बोलने के लिए मेरे अनुसार कुछ भी नहीं है, इसलिए प्लीज़ आप लोग इसे ध्यान से सुने, पढ़ें और यूज करें। जब तक कि आप यूज नहीं करेंगे, गारंटी के साथ कह रहे हैं, आपको कभी भी इंग्लिश बोलने नहीं आएगा, समझने नहीं आएगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग इसे यूज करें, समझें और लिखें, और अपने दोस्तों के साथ इस कुछ वर्ड के साथ बोलना सीखें। धीरे धीरे आप लोगों को बोलने भी आ जाएगा। नेक्स्ट है हैव यू एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक। हैव यू एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक, यानी कि क्या तुम्हें म्यूजिक के लिए रुचि है, यानी कि क्या तुम्हें म्यूजिक पसंद है। ऐसे अगर आपको बोलना है कि आपको म्यूजिक पसंद है क्या, तो इसको इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, हैव यू एप्टीट्यूड फॉर म्यूजिक, यानी कि क्या तुम्हें संगीत के लिए रुचि है। आप येस या नो बोलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट अराइव एट। अब अराइव के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज किया जाता है, तो एट यूज किया जाता है। तो अराइव के साथ एट प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, तो पहुंचना निकलता है। इजी है। आई अराइव्ड एट दिल्ली एट 6 o'clock, आई अराइव्ड एट दिल्ली एट 6 o'clock। इसका हिंदी मीनिंग हो गया कि मैं दिल्ली 6 बजे पहुंचा, यानी कि मैं दिल्ली 6 बजे पहुंचा। अब दिल्ली गए हैं, कितने बजे पहुँचे हैं उसके बारे में लिखा है। अब ये ज़रूरी नहीं कि दिल्ली है तो दिल्ली, आप जहाँ भी जाएंगे कितने बजे जाएंगे उतना वर्ड आप इसमें क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्योंकि एक सेंटेंस है तो इससे 10 सेंटेंस निश्चित है कि बनेगा। बस आपको बनाना है, ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करना। और मेरे साथ हमेशा रहिए, बने रहिए, ज़रूर कुछ सीखेंगे आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी अराइव्ड एट मुंबई एट 9 o'clock, शी अराइव्ड एट मुंबई एट 9 o'clock, यानी कि वह 9 बजे मुंबई पहुंची। या आप अपने ही लैंग्वेज में बोलना होगा कि मैं 9 बजे मुंबई पहुंचा, तो आई अराइव्ड एट मुंबई एट 9 o'clock। क्लियर है। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से सीख रहे होंगे और बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। बस ध्यानपूर्वक देखें। नेक्स्ट है एश्योर ऑफ। अब एश्योर के साथ क्या लगता है, ऑफ लगता है। याद रखेंगे एश्योर वर्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकालेंगे आप लोग, विश्वास दिलाना। अगर आपको किसी को विश्वास दिलाना है, विश्वास दिलाने के सेंस में अगर आपको
स्पीकिंग करना है, बोलना है या सेंटेंस बनाना है तो आपको कैसे बनाना है। एग्जाम्पल है आई एश्योर यू ऑफ माई हेल्प, आई एश्योर यू ऑफ माई हेल्प, यानी कि मैं आपको अपनी मदद की, यानी कि मैं आपको मदद करूंगा इसका विश्वास दिलाता हूं। यानी कि आपने उस व्यक्ति को क्या कहा कि मैं अपनी मदद का आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको हम क्या करेंगे, कभी न कभी मदद करेंगे, इसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एश्योर ऑफ करता हूं। तो आई एश्योर यू ऑफ माई हेल्प, मैं आपको अपनी मदद का विश्वास दिलाता हूँ, यानी मुझ पे भरोसा कीजिए कि मैं आपको कभी न कभी मदद ज़रूर करूँगा। नेक्स्ट इसका है सी एश्योर मी ऑफ हर हेल्प, सी एश्योर मी ऑफ हर हेल्प। अब देखिए एश्योर है तो एश्योर के बाद आने वाला जो प्रीपोजिशन क्या है, ऑफ है कि कोई और वर्ड है, ऑफ ही है ना, याद रखेंगे। एश्योर के साथ हमेशा कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है, तो ऑफ यूज होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग को मैंने प्रत्येक वीडियो में बताया है कि प्रीपोजिशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हमें बोलने में, लिखने में, इंग्लिश सेंटेंस बनाने में मदद करती है। तो इसे ध्यान रखिए और विश्वास है कि आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सी एश्योर मी ऑफ हर हेल्प, इसको आप लोग हिंदी निकालिए। इसका हिंदी मीनिंग है सी एश्योर मी ऑफ हर हेल्प का, कि उसने अपने मदद का मुझे क्या किया, विश्वास दिलाती है कि हम आपको कभी न कभी मदद करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट है एब्जॉर्ब इन। अब एब्जॉर्ब का मीनिंग क्या निकलता है, एब्जॉर्ब इन का मीनिंग क्या निकलता है, मग्न, मतलब अपने आप में एकदम मग्न है, चाहे वह स्टडी में हो, चाहे कोई भी काम में हो, या कोई संगीत सुनने में हो, लेकिन मग्न तो है। तो मग्न अगर वर्ड रहे हिंदी तो उसको आप इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे, एब्जॉर्ब इन यूज़ करेंगे। याद रखेंगे एब्जॉर्ब के साथ इन प्रीपोजिशन लगता है। जब भी आप एब्जॉर्ब देखेंगे, अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो एब्जॉर्ब के बाद अगर फिल इन द ब्लैंक्स है प्रीपोजिशन से भरने वाला, फिल करने वाला होगा, तो आप क्या इसमें फिल करेंगे, तो इन फिल करेंगे। इजी है। आई वॉज एब्जॉर्ब इन माई वर्क, आई वॉज एब्जॉर्ब इन माई वर्क, यानी कि मैं अपने काम में मग्न था, मतलब पूरी तरह से अपने काम में मग्न था। आप क्या बोल रहे हैं या कोई और क्या बोल रहा है उससे हमको कोई लेना देना नहीं, हम सुन ही नहीं रहे हैं, अपने काम में मग्न हैं। तो उस समय आपको क्या यूज़ करना, कैसे आप सेंटेंस बनाएंगे, आई वॉज एब्जॉर्ब इन माई वर्क, मैं अपने काम में या अपने कार्य में मग्न था। क्लियर है। नेक्स्ट है ही वॉज एब्जॉर्ब इन हिज स्टडी, ही वॉज एब्जॉर्ब इन हिज स्टडी, यानी कि वह अपने अध्ययन में क्या है, मग्न था, वह अपने अध्ययन में मग्न था। इससे ज़्यादा आसान आप लोगों को क्या चाहिए, अब तो इतना आसान से हम आप लोगों को, आसान तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है, इससे ज़्यादा मेरे अनुसार तो आसान इजी होगा ही नहीं। इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान देंगे, समझेंगे, याद करेंगे, और जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है एब्सटेन फ्रॉम। अब एब्सटेन के साथ कौन से प्रीपोजिशन यूज होता है, तो फ्रॉम यूज होता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है, परहेज करना। परहेज मतलब कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपको रोकना है, यानी वो करना ही नहीं है, चाहे वह खाना हो या कोई पीने वाला हो, उस सबको क्या कर देना, रोक देना, यही क्या कहलाता है, परहेज करना कहलाता है। एब्सटेन फ्रॉम के साथ एब्सटेन फ्रॉम का हिंदी मीनिंग क्या निकलता, परहेज करना। लेकिन याद रखें एब्सटेन जहाँ वर्ड होगा तो उसके सेंटेंस में हमें कहीं ना कहीं पर फ्रॉम यूज ज़रूर हुआ होगा। याद रखेंगे एब्सटेन के साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है यू शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, यानी कि तुम्हें ड्रिंकिंग से परहेज करना चाहिए। ड्रिंकिंग यानी कि आप क्या कर रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। तो उसको इंग्लिश में हम लोग कैसे बोलेंगे, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, यानी कि तुम्हें क्या करना चाहिए,
ड्रिंकिंग का परहेज़ करना चाहिए, यानी कि रोक देना चाहिए। सेकेंड एग्जाम्पल है ही शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, यानी कि उसे धूम्रपान करना उसे धूम्रपान करना क्या करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए। परहेज़ मतलब रोक देना चाहिए, याद रखेंगे, परहेज़ मतलब रोकना होता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि उसे चावल का परहेज, आप बीमार है, डॉक्टर जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं आप लोग, तो वो क्या कहते हैं कि एक खाना आपको नहीं खाना है, परहेज़ करना है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको डॉक्टर क्या बोले हैं कि आप चावल दही का क्या करेंगे, परहेज़ करना है, तो इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज में वो बोल सकते हैं यू शुड एब्सटेन फ्रॉम कर्ड एंड राइस, यानी कि चावल और दही को परहेज़ करना चाहिए। आपको चावल और दही को परहेज़ करना चाहिए, इसका मतलब खाना नहीं चाहिए, कुछ दिनों तक रोक देना चाहिए। तो परहेज़ का मीनिंग यही होता है, रोकना। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एब्सटेन फ्रॉम बोलेंगे। ये भी याद रखिए, एब्सटेन के साथ क्या लगता है, तो फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा क्लास बहुत ही अच्छा लगता है और लग रहा होगा। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, कुछ सीख रहे हैं, तो मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।